सुजाता जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में 6 चरण में 67 सीटों पर मतदान हो गया, 13 बाकी। 13 में जो होगा वो तो बाद की चीज है, 67 में कौन कहां खड़ा है, क्योंकि अब तो बहुत कम हिस्सा रह गया। जिसने अब तक परफॉर्म नहीं किया वो इन 13 सीटों में परफॉर्मेंस दे देगा, ये मानने की तो कोई वजह नहीं लग रही। आपकी समझ से 6 चरणों में उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक वो हैं, कुनवे हैं, उनमें से कौन कहां खड़ा दिख रहा है आपको? ठीक है अमिताभ जी, जब मैं चुनाव को देखती हूँ कि किसका पलड़ा भारी होगा, तो मैं देखती हूँ कि किसके जो मुद्दे हैं वो चुनाव में छाए रहे। तो इस चुनाव में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या लगभग सारे देश में, आरक्षण रहा, आपको संविधान बचाने की लड़ाई रही, और जो मुस्लिम तुष्टिकरण रहा, इसी के बीच में चुनाव के जो वादे इरादे वो सारे चले। लेकिन अब जब आप डेटा देखते हैं तो ये पता चलता है कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया वैसे वैसे सारा नैरेटिव भी चेंज होता गया। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव दर चुनाव जो है सामने वाली पार्टी को यह पता चलता रहा कि हमारे उठाए हुए जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, विपक्ष के लिए है। लेकिन जब आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ही पिच सेट करती रही, उसी पे विपक्ष को आना पड़ा। और जो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ की जो राजनीति है लगभग हमेशा से मुस्लिम, यादव और पिछड़ा की राजनीति को लेकर चलती रही है। लेकिन 2014 के बाद जैसी राजनीति जो डेवलपमेंट की राजनीति हुई है, जो विकास की राजनीति हुई है, उससे वो क्या हो गया, वो मोदी, योगी और लाभार्थी की ओर हो गई। और इस पूरे चुनाव में जो एक सबसे बड़ा स्विंग फैक्टर निकल के आया है वो है महिला वोटर का। और महिला वोटर को जब हम बात करते हैं, 2014 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, तो वो साइलेंट होती है लेकिन वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी। और उसका कारण यही है कि एक तो मोदी की गारंटियां हैं, लाभार्थी स्कीम है जो कि जमीन पे दिखी, महिलाओं को मिली, सुरक्षा का मामला हुआ, और दूसरा जो भावनात्मक जुड़ाव है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, वो एक बड़ा कारण बन के उभरेगा। तो महिला वोटर पे नजर रखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, जिसके जी, साथ नारी शक्ति खड़ी है वही सत्ता पे काबिज भी हुआ है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। राठी साहब, ये 6 राउंड का मैच हो लिया, स्कोर कार्ड क्या लग रहा है आपको अपना और इनका भी, दूसरे का भी? देखिए, हमारा स्कोर कार्ड वो है जो जनता बता रही है, जो हमारी रैलियों में है, और जो जितने लोग, अगर आप पता करेंगे जमीन पर, चूंकि आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जनता ने इस भरी गर्मी में बता दिया, अपना जनादेश दे दिया कि क्या है उत्तर प्रदेश में। ये तो जब भी अगर हम बात करेंगे तो बात ये करेंगे कि ये 2014 में देख लो, 2019 में देख लो, मतलब इन्हें लगता है कि जो पिछले चुनाव अगर देखते रहे तो आगे आने वाले भविष्य में भी चुनाव उसी पे चलता रहेगा। मैं आपसे बता दूं, जिस तरीके से फर्स्ट फेज से शुरुआत हुई थी, उसका टेम्पो जितना हाई होता चला गया और जो बातें बढ़ती चली, और जैसे भी मैं बता दूं कि इस बार सबसे खास बात ये रही इस चुनाव में कि इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, जो खास मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, जो गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं, जो दलित पिछड़ों से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हैं, जो युवाओं से जुड़े हुए हैं नौकरी के, वो वास्तव में मुद्दे बने। मुद्दे वो हैं जो संविधान और आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री जी को बार बार बोलना पड़ा। और बोलना इसलिए पड़ा कि वो जो हमने बोला कि ये आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, संविधान खत्म करने जा रहे हैं, वो सही बात है। वो इनके, जो आपने खुद ही अपने चैनल पे दिखाया था, इनके कुछ कैंडिडेट्स भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो या उत्तर प्रदेश में हो, या खुद मेरठ में अरुण गोविल जी थे, जिन्होंने अपनी वीडियो में इस तरह की बातें बोली है, और जो जनता इस बात को समझ चुकी ठीक। है। जी, इसलिए इन्होंने क्या किया कि बीच चुनाव में जाकर के फिर अपना नैरेटिव बदला, अपने मुद्दे उठा करके, ये मुद्दों पे नहीं रहे, मंगलसूत्र और दूसरी चीजें, मुसलमान, ठीक। पाकिस्तान, इस पे चले गए। जी, ठीक। लेकिन कितना ठीक भी है करे, विजय जी, अभी रुकना, मैं 2 एक सेकंड में बात अब करूं, रुकना होगा, अब रुकना होगा। कितना भी करे, बात ठीक हाथ है से निकल चुकी है अमिताभ जी। जी, ठीक, ठीक है विजय भाई, मैं भाजपा के पास चलूँ, लेकिन एक बात कहूँ कि भाई, मुसलमान का मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्या ड्रामा है भारत में?
बोले मुसलमान का मुद्दा क्यों उठा दिया? अरे भाई मुसलमान इस देश में नहीं रहता, उसका मसला नहीं उठेगा। कोई कांगो का विषय उठाए तो टोको, अफ्रीका का उठाए तो टोको। अदब तमाशा है। जिसे देखो सो हाके चला जा रहा है अपनी, करा मुसलमान का मुद्दा। अरे भाई मुसलमान का मुद्दा भी उठेगा, हिंदू का मुद्दा भी उठेगा, सिख का भी उठेगा, पारसी का भी उठेगा, जैन का भी उठेगा, नवबौद्ध का भी उठेगा, बौद्ध का भी उठेगा। चुनाव में मुद्दा नहीं उठेगा तो अपने घर के अंदर मुद्दा उठेगा? कहाँ उठता है? जितने ना समझ है लोग। आत्महत्या कर रहे हैं लड़के नौकरी नहीं के लिए, नहीं अमिताभ विजय जी, राठी कहाँ ना, उठता बीच मुद्दा में नहीं, मेरी शो में भी बीच में नहीं। अब इनकी बात बंद करिए। ना समझ है लोग, इनको समझ ही नहीं। एक बार मसला आया था कि कुंभ में राजनीति पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा शराब घर में राजनीति पर चर्चा हो सकती है क्या? कुंभ में नहीं होनी चाहिए, जहां 25 करोड़ आदमी आता है देश का। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बात को मुसलमान को आइसोलेशन में कि मुसलमान पर नहीं, कोई मां नहीं बोलेगा ना, एम नहीं बोलेगा मुसलमान का ना चुनाव में। और चुनाव में नहीं बोलेंगे चाचा तो कब बोलेंगे? सबको अधिकार है चुनाव में भारत में रहने वाले सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों की स्थिति पर चर्चा करने का। भाई इस पर कहां रोक है? मुसलमानों की बेहतरी के पहले चर्चा करनी होगी तो मुसलमान शब्द नहीं आएगा, आएगा ना। आप भी तो कहते हो कि एससी ने क्या कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे अगर सरकार में आए, और उसके लिए संविधान भी बदल देंगे। बोला ना, मुसलमान ही बोला ना। ये मसला है। खैर, प्रशांत पटेल जी वही प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से। 6 चरण का चुनाव हो गया, 6 राउंड पूरे हो गए। आपका स्कोर कार्ड कहाँ है और जिनसे आपकी लड़ाई है उनका स्कोर कार्ड कहाँ है? क्योंकि जब लड़ाई में आदमी होता है तो अपना भी हिसाब रखता है, प्रतिद्वंदी का भी रखता है। नमस्कार। हम लोग तो चुनाव के पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हम पूरे देश में 470 सीटें एनडीए गठबंधन हमारा जीतेगा, 370 भाजपा जीतेगा और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। हम तो पहले दिन से स्टैंड है और आखिरी दिन तक। परिणाम भी 4 जून को यही आने वाला है। पहले सभी से बता रहे कि 4-5 दिन ही, 6 दिन परिणाम का बचा है। उस दिन ईवीएम खुलेगा, फिर क्योंकि इन लोगों का बहाना भी करना है कि ईवीएम खराब हो गई है, इसलिए पहले। लेकिन प्रशांत बाबू, लेकिन पांच तो यादव परिवार चुनाव लड़ रहा है, आप वहां भी अपना कर ही दे रहे, और 2 अमेठी रायबरेली। भाई 7 तो छोड़ो कम से कम। वो सभी लेवल लोग भाजपा की पहले अमिताभ जी 2014 के पहले से रियायत होती थी कि हम कुछ विशेष सीटें छोड़ दिया करते थे। अब पिछली बार भी हमने ना अमेठी में रियायत की, ना रायबरेली में की। पिछली बार हम रायबरेली में सफल नहीं हो पाए, लेकिन अमेठी में सफल हुए। अब वो जमाने चले गए कि भाई बड़े नेता उनके विरोध में कमी उम्मीदवार उतार देंगे या हम चुनाव प्रचार कम करेंगे। भाई हमारे लिए हर चीज महत्वपूर्ण है। अब कोई उस तरह का परिवार तो है नहीं, और कोई सीट किसी की ना ही बपौती है, ना ही किसी की कोई परंपरागत सीट। अभी जनता है, जनता जिसको जिताएगी। अमेठी भी हमको जिताया ना, और हम आजमगढ़ भी जीते। कोई ऐसी तो है नहीं कि हम कोई सीट जीत नहीं सकते हैं, या कोई उत्तर प्रदेश सीट है नहीं। मैनपुरी भी जीतेंगे, कन्नौज भी जीते। कन्नौज भी हमारी कमजोर सीट होती थी, कन्नौज भी हम जीते। तो इसमें ऐसी कोई बात है। दूसरी बात आपने कही, भाई एक वर्ग को एक प्रिविलेज बना दिया गया था जी देश ने, कि भाई उसको एक स्पेशल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मिल गए, उसके लिए स्पेशल आरक्षण की बात होती थी, उसके लिए स्पेशल योजनाओं की बात होती थी। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने आप को मुल्ला मुलायम कहलाने में गर्व महसूस करते थे, गोलियां चलवाई उनके लिए, और बाद में गर्व से अपने इंटरव्यू में भी 2017 के चुनाव में भी बोला कि भाई अगर मैं मुसलमानों के लिए गोलियां नहीं चलवाता अयोध्या में कारसेवकों पर तो मुसलमानों का विश्वास टूट जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब राजनीति ये दिखा दिया है कि हम बिना किसी स्पेशल कास्ट के भी, पूर्ण क्लास के वोट के भी पूर्ण बहुमत की हम सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। ये हमने करके दिखा दिया है। असम जैसे राज्यों में भी हमने करके दिखा दिया, और उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लाए। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन हुआ तब भी हम 64 सीटें लाए, और राज्य में पूर्ण बहुमत लाए, और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत लाए। आज विपक्ष को ध्यान देना चाहिए, भाई जो लोग जिस वोट बैंक के पीछे भागते थे, आज पूरे महाराष्ट्र में 48 में से एक भी मुसलमान को विपक्ष ने टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने खाली, सपा बसपा गठबंधन ने खाली 6 टिकट दिए। तो भाई आप क्यों नहीं टिकट देते? आप लोग क्यों डर गए? हमारे ऊपर तो आरोप लगाते हैं, हम तो जितने जीतते हैं उनके अनुपात में टिकट देते हैं। तो आप लोगों को भी अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ी है।
आज जिस वोट बैंक के पीछे आप भागते थे, जिस वोट बैंक को आप आरक्षण देने की बात करते थे, जिस वोट बैंक के लिए आप मुल्ला मुलायम जैसा टैग लगाना महसूस करते थे, आप उनको डर की वजह से टिकट नहीं दे पा रहे हैं। अखिलेश जी उनको मंच पे चढ़ाने से मना कर रहे हैं। ये रणनीति, ये चुनौती आप लोगों के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है अपनी रणनीति अपना करके आप लोगों को जनता के बीच में करके दिखाया है। ठीक है प्रधान बाबू, मैं अंकुर जी के पास चलूं उससे पहले एक बात याद दिला दूं, मुस्लिम का सवाल आया था इसलिए मुझे स्मरण में आ गया। एक चुनाव में मुलायम सिंह जी 2 स्थानों से जीते, आजमगढ़ और मैनपुरी। उन्होंने कहा मैं आजमगढ़ अपने पास रखूंगा, मैनपुरी छोड़ दूंगा। उस वक्त उत्तर प्रदेश भर से एक भी मुसलमान चुन के लोकसभा नहीं पहुंचा था, एक भी। मुझे यूं ही लगा कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए सदन में, ऐसा नहीं कि भाई एक भी नहीं जीते। मैंने समाजवादी पार्टी के मित्रों को सुझाव दिया कि मैनपुरी में आपका प्रभाव है नेताजी का, यहां से मुस्लिम को खड़ा कर दीजिए, सहयोग करके जितवा दीजिए, कम से कम बराए नाम लोकसभा में उत्तर प्रदेश से एक मुसलमान तो जाएगा। सपा ने नहीं माना, सपा ने वहां से तेज प्रताप को टिकट दिया। आजमगढ़ से नेताजी और मैनपुरी से तेज प्रताप। तेज प्रताप का वो उद्घाटन वहीं से हुआ था संसदीय राजनीति में, है ना। तब मुसलमान की याद नहीं आई, तब समझ नहीं आया कि 17-18% की आबादी है ये, नाम कोई सही, इसको भी एक आदमी भेज दो, नहीं ना। ये बड़ा सवाल है और ये सब सवाल हमेशा पीछा करेंगे, इतिहास थोड़ी ना बदल सकता मित्र। खैर अंकुर जी, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है आपकी पार्टी का? आपको क्या लग रहा है, आपका गठबंधन कहां खड़ा है और दूसरा गठबंधन कहां खड़ा है, और आप कहां खड़े हो 2 सीटों पर? देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग आज की डेट में एनडीए के घटक दल हैं, और जब हम एनडीए के घटक दल हैं तो निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पश्चिम में जो राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल हो जाने के पश्चात हम लोगों ने जो पश्चिम से इलेक्शन में अपनी मजबूती दिखाई है, उसका परिणाम ये होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो अन्य घटक दल है उनका परचम लहराएगा, और 400 पार के माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम लोग उसके बहुत करीब है, इवन पार कर चुके हैं। आपके सम्मानित चैनल पे एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो एनडीए का कार्यकाल रहा है, लगातार 2 कार्यकाल रहे हैं, 2 दशक के कार्यकाल रहे हैं इन लोगों के, तो ऐसी स्थिति में अभी आपने जब डिबेट का प्रारंभ किया था तो उस समय आपने कहा था योजनाओं के विषय में और बाकी बातों का था। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अल्प विराम है, मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए, ये जो चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है, ये अल्प विराम के रूप में आया है, और आप देखेंगे इस अल्प विराम के बाद आप देखेंगे कि तीसरा कार्यकाल मोदी जी का जो है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि आम जनमानस के बीच में मुद्दे की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दों को गिनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मोदी जी ने जो योजनाएं स्टार्ट की थी या एनडीए के द्वारा जो योजनाएं स्टार्ट की गई, उसका परिणाम ये रहा कि आज की डेट में जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं जब वोट देने निकलती है तो सिर्फ उन्हें एक नाम याद रहता है, नरेंद्र मोदी जी का। तो ऐसी स्थिति में युवा जो है, युवा के चेहरे पर अगर एक आग रहती है। जी ठीक है अंकुर बाबू,